नमस्कार। अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी। देखिए, दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए, लेकिन दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव के साथ ही उत्तर प्रदेश की एकमात्र सीट मिल्कीपुर पर उपचुनाव हुआ था। हालांकि उपचुनाव पिछली बार जब उपचुनाव हो रहे थे तभी 10 सीटों को एक साथ हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ कानूनी अड़चनों की वजह से नहीं इस सीट पर हो पाया था चुनाव। इस सीट को लेकिन चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, दोनों ने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया था, नाक का सवाल बना लिया था। वजह, क्योंकि अयोध्या की सीट है और एक परसेप्शन बनाने वाली बात थी कि जो मिल्कीपुर जीता मतलब वो अयोध्या जीता, क्योंकि राम मंदिर के बाद जिस तरह का झटका अयोध्या में लगा, फैजाबाद में लगा बीजेपी को, उससे उभरने के लिए इस सीट को नाक का सवाल बना लिया गया। सेहत पर इस सीट की हार जीत से किसी भी पार्टी के कोई असर यहां पर पड़ने नहीं वाला, लेकिन सिर्फ एक सिंबोलिज्म और एक लोगों के बीच अपनी पैठ बनाने, अपनी बात पहुंचाने के लिए कि हमने ये सीट जीत ली, यहां पर लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण हो गई थी। अब देखिए, जल्दी से एक बार आपको आंकड़े इस सीट के बता देते हैं, क्योंकि 61,000 के अंतर से यहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। और 31वां राउंड जब खत्म हुआ तो चंद्रभानु पासवान को 1,46,397 वोट मिले, जबकि अजीत प्रसाद को, जो कि अवधेश प्रसाद जो फैजाबाद से सांसद हैं, उनके बेटे को 84,687 वोट मिले। और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो जानकारी है उसके मुताबिक 61,710 वोट से चंद्रभानु पासवान ने यहां पर जीत दर्ज की है। अब मिल्कीपुर के ये जो नतीजे हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था, तो इसके मायने क्या है? क्या ये अगले विधानसभा चुनाव तक के लिए, अभी तक जैसे हम देख रहे थे लोकसभा के बाद हर जगह खुद चाहे अखिलेश यादव हो या विपक्ष के बड़े नेता हो, अवधेश प्रसाद को अपने साथ रख के एक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे, क्या अब ऐसा कुछ चंद्रभानु पासवान के साथ भी होगा और इसके जरिए संदेश देने की कोशिश होगी? ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग वर्मा जी हैं, अजय सेतिया जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं, अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कार्णिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय सर, आपसे मैं शुरुआत करूंगा। मिल्कीपुर के नतीजों को खास करके, जिस सीट के हार जीत से किसी भी दल की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन लड़ाई नाक की बन गई थी। अब उस पर जो नतीजे आ गए, बीजेपी 61,000 वोटों से जीती है। क्या इसके संकेत कैसे रहने वाले? जब 10 सीटों के साथ मिल्कीपुर का चुनाव नहीं करवाया गया था तो इसे राजनीतिक चाल कहा गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस सीट को हर हालत में जीतना चाहती थी, इसलिए उसके अलग से चुनाव करवाया जाए। हालांकि उसका एक कानूनी पहलू था, क्योंकि कोर्ट में एक याचिका दी हुई थी और उसकी वजह से वो याचिका बाद में वापस ली गई और उसका रास्ता खोला गया। देखिए, ये चुनाव नाक का सवाल योगी आदित्यनाथ के लिए भी था और अखिलेश यादव के लिए भी था। और उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण यह था कि राहुल गांधी ने लोकसभा में घोषणा की थी कि हमने अयोध्या जीत ली और अयोध्या का राजा जो है ये हमारे पास बैठा है। तो उसको एक मैसेज को जो है पलटना था और उसको भारतीय जनता पार्टी के लिए पलटना बहुत जरूरी था, इसलिए पूरी ताकत वहां लगा दी गई। और मैं समझता हूं कि आखिर में जो अखिलेश यादव की भूमिका रही महाकुंभ को लेकर के, उस कुंभ की के अंदर उनका जो बयानबाजी रहा और वहां जो घटना हुई उसको जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने वहां जाकर के पेश किया, वो उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हुई अंत में, क्योंकि एक भावनाएं जुड़ी हुई हैं कुंभ के साथ, हिंदुत्व के साथ, उसको उन्होंने खुद ही उभार दिया। दूसरा, समाजवादी पार्टी के भी 2-3 एमएलए खुलेआम वहां भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे थे और अपर कास्ट लोअर कास्ट का चुनाव भी बनाने की वहां पर कोशिश हुई, वो उसमें सफलता भी मिली। समाजवादी पार्टी के अपर कास्ट के जो नेता थे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे और इस तरह जाकर के वो भारतीय जनता पार्टी वहां पर विजय हासिल करने में कामयाब हुई। देखिए, कितना महत्वपूर्ण था ये चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए, चाहे योगी आदित्यनाथ हो चाहे अखिलेश यादव हो। मिल्कीपुर का संदेश बड़ा होगा, क्योंकि कोशिश अयोध्या के बाद ये थी कि विधानसभा तक अवधेश प्रसाद और उनकी जीत को उस तरीके से भुनाया जाए। और राहुल गांधी, क्या कांग्रेस पार्टी भी उसको उसी तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मिल्कीपुर के लिए तो जी जान लगा दी बीजेपी ने। अब यही सिलसिला यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि अब बहुत दूर नहीं है। अगर देखें, 1 आध साल की बात है विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के। देखिए, मैसेजिंग तो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए ये अगर आप उसके मैसेजिंग की बात करें तो भले ही बीजेपी को 240 सीटें मिली, लेकिन जो सबसे बड़ा, उन्होंने सरकार भी आसानी से बनाई, ऐसी कोई मुश्किल नहीं थी, एनडीए ने सरकार भी बड़ी आसानी से बनाई, लेकिन जो उनके माथे पे सबसे बड़ा कलंक ये था कि वो अयोध्या हार गए। उसका कारण भले ही कुछ रहा हो, व्यक्तिगत कारण हो या कैंडिडेट रीजन हो या कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ा उनके उनके ऊपर आरोप ये लगा कि जो अखिलेश यादव जी ने जो मजाक बनाया कि अयोध्या का राजा तो हमारे साथ है, आप किसी व्यक्ति को भगवान राम के साथ जो है कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ये सब जो मजाक थे, जो नीचा दिखाने के लिए, और साथ देखिए, एक तो आप एक तरफ अगर अखिलेश यादव जी हिंदुओं को नीचा दिखाते हैं तो वो साथ ही अपने वोट बैंक को
खुश करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें दो रिएक्शन होते हैं। और ये जो मिल्कीपुर के नतीजे आए हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि मिल्कीपुर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये हमेशा से कम्युनिस्ट का गढ़ रही है, और उसके बाद वहां पे समाजवादी पार्टी ने उस वोट बैंक को टेक ओवर कर लिया। वहां पे भाजपा ऐसा कभी कोई बहुत स्ट्रांग कभी नहीं रही। तो इस बाय इलेक्शन में जो उनकी जीत हुई है, तो वहां के हिंदुओं ने शायद इसको एक ये माना कि अगर हम हारते हैं, हम यहां से हारते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अयोध्या की जो अपनी गरिमा है उसके विपरीत होगा। तो लोगों ने निकल के वोट किया और वहां पे बीजेपी को जीत दिलाई गई। ठीक है, बीजेपी को जीत दिलाई गई। और उसका देखिए महत्व क्यों महत्वपूर्ण है वो आप सुन रहे हैं। विनोद सर, कुंदरकी देखा था हमने जब पिछले उपचुनाव हुए थे, अब उसके बाद ये मिल्कीपुर, इन दोनों से संदेश बड़े निकलते हैं और इसके संदेश को भुनाने की पॉलिटिकल कोशिश ऐसी होती है ना हर चुनाव के बाद, हर जिस जगह की जैसी जो रिलेवेंस उसके हिसाब से। तो क्या बीजेपी को एज मिला है यहाँ पे? नहीं, निश्चित रूप सपा से थोड़ी कमजोर हो गई। नहीं, नहीं, एज क्यों नहीं मिला है? एज तो जब कोई पार्टी चुनाव जीतती है तो एज तो स्वाभाविक रूप से उसको मिलता है। वो भी ऐसी सीट अगर जीतती है जो अतीत में उसने न जीती हो या इक्का दुक्का बार जीती हो, तो निश्चित रूप से एज मिलता है। लेकिन दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो यह है कि आमतौर पर उपचुनाव में सत्ताधारी दल का जो है वर्चस्व रहता है। ये एक जनरल प्रैक्टिस है आमतौर पर। अगर सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा नाराजगी हो और आम चुनाव आने में मुश्किल से साल भर का समय हो, तब जरूर विपक्षी दलों को कभी कभी सफलता मिलती है। या कोई पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी की ऐसी कहानी हो, जैसे घोसी की हो गई थी जब दारा सिंह चौहान को भेजा था बीजेपी ने, तो उसमें समाजवादी पार्टी जीत गई थी। वरना आमतौर पर उपचुनाव में सत्ताधारी दल का वर्चस्व दो कारणों से रहता है। पहला तो ये कि कॉमन मैन को लगता है, सामान्य व्यक्ति को, कि भाई जिसकी सरकार है उसका अगर विधायक होगा तो कम से कम हमारे क्षेत्र के काम होंगे, कोई विकास का काम नहीं रुकेगा, निजी लोगों के काम होंगे वो नहीं रुकेंगे, शासन प्रशासन उनकी सुनेगा, लखनऊ तक उनकी राजधानी तक, राज्य सरकार तक उनकी बात जाएगी। इसलिए भी एक झुकाव उधर हो जाता है। दूसरा ये है कि हम चाहे कितनी बात करें, लेकिन सच्चाई व्यवहारिक धरातल पर यह है कि जो शासन प्रशासन होता है वो भी सत्ताधारी दल का चेहरा देखता है। तो थोड़ा बहुत एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो होना चाहिए विपक्ष और सत्ताधारी दल के बीच में, वो नहीं होता हमेशा। चाहे सत्ता में समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, उसका एक अपर हैंड रहता है। तो ये दो कारण अपर हैंड के बावजूद अगर 4-4 मंत्रियों को लगा रहे हैं वहां पर, तो सीट की रिलेवेंस और इंपॉर्टेंस भी मैं कह रहा हूँ ना, अपर हैंड रहता है। और 4 मंत्री लगे तो और अपर हैंड हो गया। तो जीत के कारणों में इनकी बड़ी भूमिका होती है। इसके बावजूद मिल्कीपुर जैसी सीट जो दोनों पक्षों के लिए प्रतिष्ठा की सीट इसलिए बन गई थी कि जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि अयोध्या जब जीत के आया विपक्ष इंडिया गठबंधन, तो अवधेश प्रसाद को चैंपियन ट्रॉफी की तरह पेश किया गया, संसद के अंदर आगे बिठाया गया राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में उनको, और उनको खड़ा किया जाता था। एक तरह से भाजपा को आईना दिखाने के लिए या चढ़ाने के लिए किया जाता था। मुझे लगता है वो गलत रणनीति थी इन दोनों की, विपक्ष की। आप जीत गए, आप जीतने के बाद एक बार दो बार कह दीजिए कि भाई अयोध्या हमने जीता, और बल्कि आप ये कहिए कि भगवान राम का आशीर्वाद आपको नहीं मिला, हमको मिला। फैजाबाद को अयोध्या कहा गया, जानबूझकर फैजाबाद सीट को अयोध्या कहा गया चिढ़ाने के लिए। और इसको लोकसभा में तो नहीं, ऐसा है। सुनिए, उस फैजाबाद अयोध्या दोनों मिली जुली सीट है। वो जिले का नाम अयोध्या है, पहले तो फैजाबाद नाम था, लेकिन लोकसभा सीट का नाम फैजाबाद अयोध्या है उसका, इसलिए कहा। तो वो अगर थोड़ी भी राजनीतिक समझदारी हमारे विपक्षी नेताओं में होती तो उनको ये कहना चाहिए कि भगवान राम का मंदिर आपने उद्घाटन बड़े जोर शोर से किया, लेकिन प्रभु राम का आशीर्वाद हमको मिला। बजाय ये कहने के उन्होंने उसको चढ़ाना शुरू कर दिया, तो इसका नकारात्मक असर पड़ता है। वैसे भी विद्या ददाति विनयम, विजय ददाति विनयम। आप अगर जीतते हैं तो आपको विनम्र होना चाहिए। और देखिए, चाहे कोई हो राजनीति में, जयदीप जी मेरी बात से सहमत होंगे कि जब भी किसी भी दल को अहंकार होता है तो जनता उसको सही कर देती है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को किया और इन चुनावों में समाजवादी पार्टी और विपक्ष को कर दिया। तो इसलिए ये राजनीतिक दलों को सबक लेना चाहिए कि अगर आप जीते हैं, आपको सफलता मिले, तो आप सामने वाले को चिढ़ाएं नहीं, आप अपनी बात रखें और ज्यादा विनम्रता के साथ काम करें। हरियाणा और महाराष्ट्र क्यों हारी कांग्रेस, उसके अपने आंतरिक कारण है, लेकिन जो अहंकार आ गया था कांग्रेस के नेताओं के अंदर 100 सीटें 99 सीटें पाने के बाद, और जिस तरह से उन्होंने शब्दावली और भाषा प्रयोग करनी शुरू कर दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, वो तो लोग उसको स्वीकार नहीं करते भाई। इसलिए
इसीलिए वही नेता इस देश में स्वीकार्य होता है जिसके अंदर आज मनमोहन सिंह की तारीफ लोगों ने कितनी क्यों की, उनकी विनम्रता। अटल जी की तारीफ लोग क्यों करते हैं, उनका स्वभाव, उनकी व्यवहारिकता, उनकी उदारता। नेहरू जी की तारीफ लोग क्यों करते हैं, राजनीतिक कारण छोड़ दीजिए, लेकिन व्यक्ति के रूप में लोग करते नहीं करते। तो जो सर्वग्राही नेता होता है, इसलिए ये सीखना चाहिए विपक्ष नेताओं को कि आप चढ़ाने की बजाय अपना जनता के लिए काम करें। और अभी दिल्ली का उदाहरण हमारे सामने हम देख ही रहे हैं, हम लोग देखिए दिल्ली का उदाहरण हमारे सामने है। लेकिन जिस तरीके से अयोध्या मिल्कीपुर इस सीट को लड़ाई बनाई गई, अब इस सीट को जो संदेश देने की कोशिश हुई थी, विधानसभा चुनाव तो अभी दूर है, अभी के लिए तो ठीक है माहौल आपने बना लिया, लेकिन वो माहौल उस तरीके उस मिल्कीपुर क्या इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि वो विधानसभा चुनाव में कुछ बेहतर चाहे बीजेपी के लिए कर पाएगा, या जिस तरीके से समाजवादी कोशिश कर रही थी उसके लिए कुछ कर पाता? मिल्कीपुर महत्वपूर्ण हो नहीं जाएगा, हो गया था। अयोध्या वाली, अवधेश प्रसाद वाली जीत की वजह से हो गया था, नहीं तो इसको 10 सीटों से अलग किया ही नहीं जाता। उसके साथ ही इसका भी चुनाव निपट जाता, कौन सी बड़ी बात थी। चुनाव आयोग को घोषणा करनी थी पहले, वो कानूनी अड़चन दूर हो जाती। वो महत्वपूर्ण हो गया था, अब उसको रास्ते से हटा लिया गया है। अब 27 की तैयारी में ज्यादा बड़ी बाधा नहीं है। मिल्कीपुर महत्वपूर्ण था, उसके सारे कारणों बहुत अच्छे से आ गए हैं। जिस तरीके से अवधेश प्रसाद को सबसे आगे बिठाया अखिलेश यादव ने, और उनको बिल्कुल दिखाते रहे संसद में, केवल अखिलेश यादव का नहीं, राहुल गांधी लगातार कह रहे थे कि हमने मोदी का अहंकार मिटा दिया, मोदी इज नोवेयर। हमने उनको खत्म, शुरुआती भाषण सुनिए उनके लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद, हमने मोदी जी का अहंकार खत्म कर दिया, देखिए मोदी जी को हराना लोग कहते, और हमने तिलस्म तोड़ दिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया। इतनी जल्दी किसी भी तरह की जीत पर या किसी भी तरह की हार पर ऐसी प्रतिक्रिया देना गलत होता है। यही संदेश मिल्कीपुर से गया, फिर शासन प्रशासन से सहित भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत भी झोंकी। और प्रतिष्ठा का प्रश्न आप बनाएंगे तो फिर प्रतिष्ठा दिखाई भी जाएगी, क्योंकि अगर वो इस बार भी मिल्कीपुर हार जाती भारतीय जनता पार्टी, तब जाकर आप कह सकते हैं कि 27 के लिए वो महत्वपूर्ण है। अब वो महत्वपूर्ण नहीं रही, अवधेश प्रसाद की जीत के बाद महत्वपूर्ण हो गई थी। उस महत्व को कम करने के लिए उसको अलग निकाला गया, 10 सीटों के पूरे चुनाव से चुनाव कराया गया, और अब 60,000 से ज्यादा वोटों से जब भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, बिल्कुल ठीक पूरा इतिहास आ चुका है। कम्युनिस्ट वाली सीट रही, फिर जनरल सीट थी, उसके बाद एससी सीट हुई, और इसके पहले भी भाजपा एक बार वो सीट जीत चुकी है। लेकिन अब इस सीट को जीतना नाक का प्रश्न बना था, वो नाक का प्रश्न खत्म हो गया। जिस तरीके से इतरा रहे थे समाजवादी पार्टी के नेता, अब वो उस तरह से नहीं इतरा सकते, उस तरह से बार बार मर्म पर अहम पर चोट नहीं कर सकते। मिल्कीपुर से यही संदेश गया है। अब आगे जाकर 2027 की तैयारी के लिए दूसरे मुद्दे अहम हो जाएंगे, और ये मुद्दा अब गौण हो जाएगा, क्योंकि वो इक्वल टू हो गया, चाहे वो पहले अवधेश प्रसाद की जीत हो और अब बराबर कर लिया गया है। भानु पासवान। मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि मायावती ने पहले ही साफ कर दिया था कि उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, कांग्रेस चुनाव में उतरी नहीं, दलित वोट किधर जाएगा इसको लेकर सवाल उठ रहे थे विनोद सर। 61,000 वोट की अगर जीत है तो दलित वोटर घर तो नहीं बैठा। नहीं, दलित नहीं, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को सभी वर्गों का वोट मिला है। 61,000 की जीत मायने रखती है। जो सीट भाजपा सिर्फ 2017 में जीती और उसके बाद 2022 में हार गई, तो पहले कभी जीती नहीं, वहां अगर 61,000 से उनका उम्मीदवार जीत रहा है उपचुनाव में, तो इसका मतलब भाजपा का जो ट्रेडिशनल वोट है, जो उनका अपना कमिटेड वोट है, वो तो मिला ही मिला, दूसरे वर्गों का भी वोट मिला है, जिनको माना जा सकता है कि वो बसपा में जा सकते हैं, कांग्रेस में जा सकते थे, या कहीं उनका ही वोट मिला है। तो 61,000 की लीड का मतलब ही है कि भाजपा के उम्मीदवार को सभी वर्गों का वोट मिला है। इसलिए ये इसमें कोई डाउट ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं है कि बसपा का जो वोट है वो किसको मिला है। और बसपा तो उपचुनाव लड़ती नहीं है, उसकी तो नीति है इस बार, तो वो तो अब वो अलग बहस का विषय है कि मायावती जी की क्या नीति है, किसी को समझ में नहीं आएगा लेकिन मिल्कीपुर में जो है, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो उसका जो एक क्या कहते हैं भावनात्मक नुकसान जो हुआ था, अयोध्या फैजाबाद की सीट हारने के बाद जो प्रतीकात्मक नुकसान हुआ था, वो नुकसान उसकी भरपाई उन्होंने मिल्कीपुर सीट जीत करके कर ली। बड़ी बात आप कह रहे हैं। एक चीज मैं आप बोल भी दीजिएगा, मैं उसी में जोड़ भी देता हूं, क्योंकि देखिए जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे उसके हिसाब से देखें, और उसके पहले लोकसभा में हमने देखा था कि लोकसभा में भाई संविधान का नारा चल गया, संविधान बदल देंगे वाली बात हो गई, तो कहा गया कि दलित वोट दूर हो गया। तो क्या इन उपचुनावों में और मिल्कीपुर की सीट में उस गैप को बीजेपी ने भरने की कोशिश की और कामयाब? देखिए, ये रिजर्व सीट है और दोनों तरफ से दलित उम्मीदवार थे, तो दलित जो वोट है वो तो बटे, और मायावती का वोट जैसा कि विनोद जी ने कहा निश्चित रूप से भाजपा को गया, लेकिन अपर कास्ट वोट जो है वो 90% भाजपा को गया, तो उसका एक लाभ उसको मिला। और इसलिए मैंने पहले भी कहा कि समाजवादी पार्टी के जो अपर कास्ट के एमएलए थे वो कुछ खुलेआम और कुछ भीतर घात से
वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे। तो वहां पर जो समीकरण बना वो दलित और अपर कास्ट का मिलके बना, इसलिए भाजपा को फायदा हुआ। अगर यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीत जाती, जैसे जयदीप जी बात कर रहे थे, तो इसका कोई लाभ 27 में क्या होगा क्या नहीं होगा अभी नहीं कह सकते, क्योंकि वो बहुत काफी टाइम पड़ा है, अभी 2.5 साल पड़े हुए हैं उसमें। लगातार गिनाया जाता हाँ, अगर अखिलेश यादव वो सीट जीत जाते तो पीडीपी जो पीडीए का फार्मूला है वो थोड़ा सा गति पकड़ता और वो 2027 तक चल सकता था, लेकिन अब उसमें ब्रेक लग गई। अखिलेश यादव के लिए तो है ही, योगी आदित्यनाथ के लिए भी ये ऑक्सीजन है, क्योंकि जो लोकसभा चुनावों के बाद जो उनके ऊपर संकट बढ़ रहा था और उसके बाद कुंभ का जो हादसा हुआ, ऐसे में योगी जी के लिए भी मिल्कीपुर की जीत जो है एक उनके लिए राहत है कि अब कम से कम पार्टी के भीतर जो तमाम सुर उठते रहते हैं उनको, उनके उसको विरोध वाले, वो भी शांत रहेंगे। ये बड़ी बात है मेरे सर। अगर हम याद करें तो लोकसभा चुनावों में जो संविधान बदल देंगे वाली बात और जो आपके अधिकार छीन लेने की जो चर्चा थी, वो अयोध्या से बहुत बड़े उनके सांसद ने शुरू करी थी और वो कंट्रोवर्सी लल्लू सिंह ने बोली थी और वो कंट्रोवर्सी बढ़ते बढ़ते पूरे राष्ट्रीय स्तर पे पहुंच गई थी। तो वहां से वापस अगर भाजपा का कैंडिडेट जीत रहा है तो इसका साफ मायने ये है कि वोटर को ये समझ में आ गया कि ये एक बिना सोचे समझे दिया गया वक्तव्य था जिसको विपक्ष ने कैच करके उसको बड़ा बना दिया। तो उसको कहीं ना कहीं वो अब वोटर के दिमाग से संविधान बदलने वाली बात हट चुकी है। कि कुछ चर्चाएं चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी में और राजनीतिक सर्कल में कि 27 के लिए महत्वपूर्ण योगी का कुछ भविष्य होने वाला है। कुछ चर्चाएं इस तरह की भी चल रही हैं कि 27 में नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे और योगी दिल्ली में आएंगे। ठीक है, देखिए चर्चाएं हैं। अब चर्चाओं का क्या है, बस एक आखिरी सवाल में आपसे, आप साथ में कमेंट भी पढ़ दीजिएगा। ये जो लोकसभा के बाद एक डेंट लगाने की कोशिश अयोध्या फैजाबाद के जरिए योगी आदित्यनाथ की छवि पर, पीएम मोदी की छवि पर हुई कि भाई हार गए अयोध्या मंदिर बनाने के बाद भी, वो क्या यहाँ से उस पर मरहम पूरी तरीके से लग जाएगा या अभी चलता रहेगा? मुझे लगता है कि ये एक ऐसा आखिरी था, क्योंकि सबसे पहला तो मरहम लग चुका था हरियाणा में, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में। इन दोनों ने 240 के गम को काफी कम किया, काफी अच्छा मरहम लगाया। और खासतौर पर महाराष्ट्र की जीत ने तो वो ऑक्सीजन दी जो एकदम वापस से तो गाड़ी पटरी पर लौट आई और 240 वाला सदमा काफी कम होता हुआ अब दिल्ली ने तो कर ही दिया और इसीलिए अभी हम देखेंगे भी जो लाइव हुआ। लेकिन हाँ, ये मिल्कीपुर वाला बहुत जरूरी आखिरी जो कहा जाता है ना, एक नेसेसरी फॉर्मेलिटी थी जो हो गई, आवश्यक औपचारिकता थी, और इसके बिना वो सारा जो रास्ता तय किया था वापस से पटरी पर आने वाला, वो थोड़ा सा अधूरा रह जाता। दिलचस्प बात है, हम मिल्कीपुर की बात कर रहे हैं आदर्श, सारी बातें लगभग आ गई, लेकिन दिल्ली के परिणामों को लेकर जो हमने लाइव किया है खबरों के खिलाड़ी का, उसमें कुछ 2-2.5 हजार से ऊपर वोट हमारे पास आए हैं इस सवाल पर कि क्या यमुना के पानी में जहर वाला बयान केजरीवाल पर भारी पड़ गया, और इसमें 93% लोग ये मानते हैं कि हाँ ये बयान भारी पड़ा। तो हम जो कह रहे थे ऐसा बयान गलत था और बहुत ही निंदनीय बयान था, और वो उनको खुद भी इसका अवलोकन करना चाहिए। बहुत गलत, एक इतने बड़े पद पर वो रहे, मुख्यमंत्री के इस वक्त नहीं थे, लेकिन ऐसी पार्टी चला रहे राज्य और सामने चुनाव खड़े हैं, पार्टी के उस पार्टी के हाँ, इस तरह का बयान जो है। और हम जो बात कर रहे थे तो हमारे यहाँ पर कुछ 2-3 लोगों ने लाइव में दिल्ली चुनाव वाले में, एक रंजीत ठाकुर जी, वो कह रहे 6 महीने तक मैं भी अंधभक्त था केजरीवाल का और इस बार वोट नहीं दिया। खुल के लोग हमारी टाइमलाइन पर टिप्पणी कर रहे हैं कि वो केजरीवाल के भक्त थे, उन्होंने नहीं किया। एक बहुत अच्छा हर हर महादेव नाम है भाई, आपका एक्चुअल नाम तो नहीं है, कमेंट आपने हर पर, लेकिन अच्छा कमेंट है। आपने कहा कि शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री आपके दोनों हार गए केजरीवाल जी, और उसके बावजूद कह रहे हो मैंने शिक्षा और स्वास्थ्य में सबसे ज्यादा काम किया। तो आपका शिक्षा मंत्री भी हार गया। तो पब्लिक का जो कमेंट होता है और ऑब्जर्वेशन होता है वो भी बड़ा स्ट्रांग होता है। और एक विष्णु गुप्ता जी ने, जो अजय जी ने कमेंट किया था जाटों वाला, उसको आगे बढ़ा लिखा कि यदि जाटों को खुश करना है तो प्रवेश वर्मा सीएम होंगे, और यदि पंजाब में बीजेपी को सरकार बनाना है तो किसी सिख को दिल्ली का सीएम बना दिया जाएगा। तो हमारी टिप्पणी अपनी जगह होती है, लोगों का भी बहुत ऑब्जर्वेशन होता है। और चूंकि चुनाव हार जाने के बाद भी बड़े संयमित तरीके से, उम्मीद के विपरीत, कोई आरोप लगाए बिना, कोई ईवीएम का जिक्र किए बिना केजरीवाल ने एक बहुत संयमित बयान दिया, मैं कहूंगा, और बड़ा गरिमापूर्ण उनका बयान था। केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल का जो बयान था, संयमित बयान था। उन्होंने हार को स्वीकार किया, भाजपा को बधाई दी, और उन्होंने यही कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य में हमने काफी काम किया, पर शायद वो पर्याप्त नहीं था और मैं जनता की सेवा कर। उन्होंने हाँ, तो ईवीएम पर उन्होंने कोई नहीं आया, तो ये आश्चर्यजनक था।
लेकिन उनके उस बयान को ही हमारे पाठक ने पकड़ा लाइव में सर, कल परसों और वो EVM कह रहा है यार पर चर्चा हो रही है। आपके शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री तो दोनों हार गए, और आप कह रहे हो कि शिक्षा और स्वास्थ्य में मैंने बहुत काम किया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, हाँ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं सभी चैनलों पर। कल परसों भी इस पर चर्चा हाँ, हो रही आज भी रिजल्ट आने के बाद भी हाँ है। लाइव में, हाँ, अखिल खान जी कहने लगे कि मैं इंजीनियर हूं और मैं साबित कर सकता हूं। हमने कहा चुनाव आयोग ने खुली चुनौती दी थी, भाई साबित कर देते आप जाके। अरविंद केजरीवाल ने जो पहले जो वक्तव्य दिया तो उस समय देने लायक का कोई मतलब ही नहीं था। उन्होंने जो देना चाहिए वही वक्तव्य दिया। अब उसके बाद जो रणनीति बनेगी पार्टी की, बैठेंगे सब लोग उसके और कुछ उसके साथ वो अपनी तैयारी करेंगे, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें वो हो सकता है उस तरह सवाल उठाएंगे। अभी तो फौरी टिप्पणी थी, पूरा फैसला जब बाहर आया। देखिए, ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा, जज ने खुद कहा कि अगर आप झारखंड में जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक है, अगर कर्नाटक में जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक है, हिमाचल में जीत जाते हो तो ईवीएम ठीक है, लेकिन अगर अब आप महाराष्ट्र में हार जाते हैं तो ईवीएम खराब है। ये कैसे चलेगा? और अब तो उसके आगे की एक नई थ्योरी ले आए कि एक बड़ा फ्लोटिंग वोटर वर्ग है जिसको हर चुनाव में वहां पर लिस्ट में घुसा दिया जाता है और वहां वो चुनाव जितवाता है। ये एक नई थ्योरी विपक्ष लाया है। 13,000 वोट वाला जो ये एंगल था वो भी निकल गया। वो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का जिसका जिक्र किया अजय जी ने बिल्कुल ठीक किया। हालांकि अभी भी कुछ मामले ईवीएम के पड़े हुए हैं सुनवाई के लिए, लेकिन अखिलेश यादव का भी बयान है। उनका कहना है 80 की 80 सीटें जीत जाए तभी हम ईवीएम का सवाल उठाते रहेंगे। ये भी है साथ में, ये भी एक ठसक है। ये भी लेकिन इसमें सबसे बढ़िया बयान उमर अब्दुल्ला का है। उमर अब्दुल्ला ने यही बात कही है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कही है, लेकिन उमर अब्दुल्ला का एक बयान बहुत महत्वपूर्ण है और उनकी जो कार्यशैली है वो भी महत्वपूर्ण है। उमर अब्दुल्ला ने कहा, जैसे प्रधानमंत्री वहां पर गए तो उन्होंने जमकर उनकी तारीफ की। सरकार के साथ किस तरह का तालमेल हो और पार्टी के नाते किस तरह का तालमेल हो। अब जब चुनाव के नतीजे आ रहे थे, सबसे पहले उमर अब्दुल्ला का बयान आया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आप ऐसे लड़ोगे तो फिर ऐसे ही होगा। लेकिन जब सरकार की बात आती है तो उन्होंने केंद्र सरकार के साथ किस तरह का व्यवहार शुरू किया है और उन्होंने ये कहा कि मैं केजरीवाल का मॉडल नहीं अपनाऊंगा, कि टकराव का रास्ता नहीं अपनाऊंगा। मैं जो है सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ किस तरह चलना है, मैं व्यवहार उस तरह का करूंगा। तो वो बात केजरीवाल नहीं समझ पाए। समझ पाए, ऐसा नहीं समझ पाए। केजरीवाल जी की महत्वाकांक्षाएं राष्ट्रीय हैं। दिल्ली उनके लिए पड़ाव। वो अपने को नरेंद्र मोदी के समानांतर नेता के रूप में हमेशा स्थापित करते रहे हैं। 2014 में जाके बनारस में चुनाव लड़ गए। तो वो चाहते हैं कि विपक्ष की राजनीति करने वाले लोग, गैर भाजपा वोट, वो उनको मोदी का समानांतर माने। इसलिए वो एक टकराव का रुख हमेशा अपनाए रहे कि बिल्कुल हम झुकेंगे नहीं। दबे उसमें नुकसान दिल्ली के लोगों का हुआ। उसमें नुकसान दिल्ली की वजह, जैसे शीला दीक्षित ने कभी अटल बिहारी वाजपेयी से टकराव नहीं किया। मदन लाल खुराना और साहब सिंह वर्मा ने कभी नरसिम्हा राव से टकराव नहीं किया। राजनीतिक बयानबाजी होती थी जो होती है पार्टी में। आज शिवराज सिंह चौहान ने कौन सा मनमोहन सिंह से टकराव किया था? 10 साल मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर रहे। या नरेंद्र मोदी ने कौन सा मनमोहन सिंह से टकराव किया था? वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे। तो और बहुत सारे काम करवाए। तो जो पूर्ण राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्यों के हितों के लिए प्रधानमंत्री के साथ चाहे किसी दूसरे दल के हों, एक तालमेल बना के चलते हैं। तो गुलाम नबी आजाद जी वाला जो जिक्र किया है कि वो मुख्यमंत्री थे और गुलाम नबी आजाद केंद्र में थे और उन्होंने पूरी मदद की गुजरात के लोगों को निकालने में। तो ये लोग सब समझते हैं, लंबी राजनीति करने वाले लोग समझते हैं टकराव से शरद पवार कृषि मंत्री थे और गुजरात को गेहूं की जरूरत थी और मोदी जी से बात करके उन्होंने रिलीज कराया। तो ये सब इसलिए आपस में हमेशा रहता है। ममता बनर्जी नहीं आती है, आगे रसगुल्ला लेकर के आती है मोदी जी के चुनाव जीतने के बाद, और बीजेपी हारती है उसके बाद वो बंगाली मिठाई लेके आती है। जो टकराव में मतलब बहुत आगे हैं। तो चुनाव में देखिए तो वो तस्वीर ये लगी। मतलब वो टकराव में इतनी प्रमुख है कि अपनी ही सरकार, 2 सरकारों में, अटल जी की सरकार में जब वो थी तो कितना टकराव किया उन्होंने, याद होगा, इस्तीफा भी दे दिया था तलका के मुद्दे पे। और मनमोहन सिंह की सरकार में अपने रेल मंत्री का इस्तीफा करा के बजट दूसरे रेल मंत्री से पढ़वाया। तो वो भी आगे तालमेल करती हैं। तो केजरीवाल जी की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं भी उनके इस नतीजों का एक बड़ा कारण है। नहीं, केजरीवाल जो है ना, वो एक एनजीओ की तरह काम करते रहे। जैसे एनजीओ हमने पिछले 80 के दशक में, 70 के दशक में हमेशा ये देखा कि हर एनजीओ जो है गवर्नमेंट के साथ लड़ता है। तो वो एनजीओ की तरह काम करते रहे। वो पॉलिटिशियन अच्छे नहीं बन पाए। पॉलिटिशियन जो है वो कैसे होता है वो उमर अब्दुल्ला ने दिखाया।
ये चुनौती तो अब भी हो जाएगी ना सर, अब विपक्ष की भूमिका निभाना भी चुनौती। उमर अब्दुल्ला जी जो है वो राजनेता है, वो पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, उनको बहुत लंबा एक्सपीरियंस है राजनीति करने का। अरविंद केजरीवाल जी ने खानदानी एक्सपीरियंस, उनके दादा परदादा सब चलाते आ रहे हैं, उनके खून में राजनीति है, सरकार चलाना है। यहाँ केजरीवाल जी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये पार्टी और ये सत्ता ही पूरी आंदोलन से निकल के आई, तो ये भूल गए कि आंदोलन भाई अब बंद करना है। या तो इनका टारगेट जो विनोद सर कह रहे हैं कि वो केंद्र की राजनीति है कि उन्हें पीएम मोदी के पैरेलल बनना है, और उन्हें ये सोचा तब तक आंदोलन करते रहना है कि वो अपने लेवल, वो मुख्यमंत्री के लेवल पे वो रुकने का उनका मन नहीं था, वो प्रधानमंत्री पद तक जाना चाहते थे, जिसके लिए वो अभी तक आंदोलनकारी बने हुए हैं। जो इन्होंने कहा ना कि आंदोलनकारी, शरद यादव जिंदगी भर आंदोलन करते रहे, जब वो मंत्री बने वीपी सिंह गवर्नमेंट में तो भोपाल गए, तो ट्रेन से उतरे तो वहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और नारा लगाया, शरद जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने डांटा, बोले सारी जिंदगी संघर्ष ही कराओगे, अब राज करने का समय है, अब राज करने का समय है। तो ये मतलब ये समझना चाहिए नेताओं को, जब आप सत्ता में होते हैं तब आपकी जिम्मेदारी भूमिका अलग होती है, जब आप संघर्ष आंदोलन में होते हैं तब दूसरी होती है, तो भूमिका दूसरी होती है। अब देखिए यही समझना था और शायद यहाँ पर चूक गए। मिल्कीपुर से चर्चा हमारी शुरू हुई थी, वो दिल्ली चुनाव, दिल्ली के नतीजों पर आ गई। दोनों जगह के अपने अपने संदेश हैं और सभी पार्टियों के लिए उसके अपने अपने महत्व भी हैं। अब देखना होगा कि इसके आगे की राजनीति किस तरीके से होती है, मिल्कीपुर के संदेश किस तरीके से निकलते हैं। तमाम हमारे खास मेहमानों ने उसके मायने क्या है वो आपको समझाए हैं, और दिल्ली की राजनीति में इन परिणामों के बाद क्या हलचल है, क्या बदलाव हुए हैं, उस पर भी रोशनी डाली है। और आपकी भी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में आकर जरूर लिखिएगा। आपके मन में कोई सवाल है वो भी जरूर छोड़ कर जाइएगा, ताकि अगले कार्यक्रम में उन सवालों को भी शामिल कर सकें। और अमरउजाला.com पर बने रहिएगा। धन्यवाद। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।